आज हम लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर, व्हाट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर? तो मॉडल व्यू कंट्रोलर architecture, which is also called MVC framework, is an architectural design pattern that separates an application into three main logical components. So MVC फ्रेमवर्क एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है जो कि सेपरेट करता है, जो कि सेपरेटेड है, एक एप्लीकेशन को सेपरेट करता है तीन मेन कंपोनेंट्स में, जिसमें आता है मॉडल, व्यूअर, कंट्रोलर। तो ईच आर्किटेक्चरल कंपोनेंट इज बिल्ड टू हैंडल स्पेसिफिक डेवलपमेंट एस्पेक्ट। मतलब तीनों के अलग अलग नाम है, तो ऑब्वियसली तीनों के अलग अलग काम भी होंगे। तो बिजनेस लॉजिक को और प्रेजेंटेशन लेयर को ये डेवलपमेंट एस्पेक्ट से अलग करता है, ठीक है। और पहले ये GUI में यूज़ किया जाता था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस में, बट अब MVCs को डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स में और एप्लीकेशन डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। इसकी जो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स, वो एक कंट्रोलर, पहला कंट्रोलर है। कंट्रोलर का काम क्या रहता है? उसका काम ये रहता है कि रिसीविंग यूज़र इनपुट एंड इंटरप्रेटिंग इट। तो यूज़र का जो भी इनपुट रहेगा वो उसको रिसीव करेगा और उसको फिर चेंज करेगा, मतलब इंटरप्रेट करेगा। देन अपडेटिंग द मॉडल बेस्ड ऑन यूज़र एक्शन। तो यूज़र का जो भी एक्शन रहेगा, उसको वो मॉडल को उसी हिसाब से वो अपडेट कर देगा। एंड देन सेलेक्टिंग एंड डिस्प्लेइंग द एप्रोप्रिएट व्यू। और जो भी एप्रोप्रिएट व्यू रहेगा, जो भी हम लोग को दिखेगा, वो सेलेक्ट करेगा वो अकॉर्डिंगली, मतलब उन जितने भी ऑप्शन होंगे। Then moving to view, rendering data to the user is in a specific format. रेंडर करेगा डेटा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रिएक्ट में हम लोग कोई चीज़ रेंडर करते हैं, तो वैसे ही वो चीज़ वो रेंडर करता है डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। डिस्प्लेइंग द यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स, अपडेटिंग द डिस्प्ले व्हेन द मॉडल चेंजेस। और अगर मॉडल में कोई भी चेंज होता है बीच में, तो वो डिस्प्ले को अपडेट कर देता है, मतलब जो कि हम लोग को चीज़ें जो भी दिख रहा होता है वो अपडेट कर देता है। तीसरा मॉडल, तो मैनेजिंग डेटा। भगवान भैया ने कल बताया था क्रड या क्रूड जो भी बोलते हैं, तो उसमें आता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन आता है। एंड देन एनफोर्सिंग बिजनेस रूल्स। तो बिजनेस जैसे बिजनेस लॉजिक होता है, उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। एंड मतलब जैसे बिजनेस, मतलब जो मोंगो डीबी का पार्ट है, मैंने बिजनेस वाला पार्ट देखा था गूगल पे, तो उसमें लिखा था जितना भी डेटाबेस वाला पार्ट है वो सब बिजनेस लॉजिक में आ जाता है। तो एनफोर्सिंग बिजनेस रूल्स वही हो गया, मतलब। एंड देन नोटिफाइंग द व्यू एंड कंट्रोलर ऑफ स्टेट चेंजेस। जो व्यू एंड कंट्रोलर है उसके चेंजेस को नोटिफाई करता है। Now, moving on to the working of these components, how these work. So, basically, जैसे इसमें दिख रहा है हम लोग को, दिख रहा है एरो, दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये एक, सॉरी, एक्चुअली टाइमर पता नहीं गलत लग गया कहीं से, तो बार बार चेंज हो रही। तो बेसिकली मॉडल ये है, एंड देन यहाँ पे व्यू है, यहाँ पे कंट्रोलर है। तो ये जितना भी सेलेक्ट ऑल, एस्ट्रिक का मतलब जहाँ तक ऑल होता है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ से वो डेटा उठाता है मॉडल से, एंड देन वो उसको कंट्रोलर को फीड करता है। कंट्रोलर जो होता है उसको व्यू को भेजता है, जो कि व्यू इन द सेंस जो भी डिज़ाइन, जैसे कि इधर प्रेजेंटेशन की बात करी गई है, तो जो कि यहाँ पे जो भी डिज़ाइन होगी वो इंफॉर्मेशन डिज़ाइन को फीड करेगा, उसको उस इंफॉर्मेशन को जो व्यू होगा उसको वो वापस कंट्रोलर को प्रेजेंट करेगा, एंड देन वो कंट्रोलर एंड यूज़र को प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले लेकिन एंड यूजर उसको रिक्वेस्ट करेगा, तब फिर वो कंट्रोलर मॉडल से कनेक्ट करेगा, देन मॉडल से इंफॉर्मेशन लेके वो व्यू पे भेजेगा, व्यू को वापस फिर कंट्रोलर को भेजेगा, एंड देन कंट्रोलर उसको वापस रिस्पॉन्ड करेगा, जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो भैया ने कल बताया था। तो ऐसे ही MVC अपना काम करता है। एनी क्वेश्चंस? एक बोनस स्लाइड थी कि व्हाट इज राउट। तो इन MVC, राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैपिंग द ब्राउजर। तो ये भी बताया था कि
राउट का काम ये होता है कि हर एक कंपोनेंट को हम मतलब कनेक्ट करता है एक दूसरे से, तो राउट का ज़्यादा कोई काम नहीं, राउट का यही काम है बस। Each MVC application has a default routing for default home controller. We can set custom routing for newly created controller. तो VS कोड वाला पार्ट देख लेते हैं, मुझे कितना आता है, कितना समझ में आया है। तो कंट्रोलर वाला, मैं मॉडल वाला पार्ट तो आ गया, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसे बनता है। तो कॉन्टैक्ट में हम लोग ने ये बनाया था, मैंने प्रैक्टिस में ये बनाया था, प्रैक्टिस वाली कंट्रोलर है। मॉडल्स में मैंने प्रैक्टिस में आज ये बनाया था, जिसमें मैंने एक एज भी इंक्लूड करी थी, जिसमें टाइप नंबर लिया था ऑब्वियसली। तो पहले हम लोग इंपोर्ट मोंगूस को इंपोर्ट करेंगे, जो जहाँ तक कि मेरा हम लोग का डेटाबेस है, मतलब है ना। ओके ओके। तो स्कीमा बनाने के लिए हम लोग मोंगो यूज करते हैं। तो स्कीमा वो एक स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है। हाँ। सो फिर हम लोग जो भी हम लोग की टेबल है, अगर ये हम लोग की पूरी टेबल है, तो हम लोग टेबल को इधर नाम देंगे, वेरिएबल नेम, जैसे प्रैक्टिस स्कीमा इधर दिया है। फिर न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ये क्या बोलते हैं, तो देन फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसके अंदर एक और हम लोग 4 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अलग अलग टाइप के, जो कि हम लोग को फॉर्म में ज़रूरत थी, इसलिए हम लोगों ने बनाए थे। तो जिसमें नेम, एज, ईमेल और मैसेज आता है। ने इनके भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग इनका टाइप और रिक्वायर्ड, जो कि हम लोग का मैंडेटरी, अगर हम लोग को करना है कि ये वाला फॉर्म, आपको फॉर्म में ये वाली फील्ड आपको रिक्वायर्ड ही भरनी है। तो अगर आप इसको रिक्वायर्ड को ट्रू करोगे, तो फिर वो वहाँ पे दिखा देगा कि मतलब कंसोल में, जहाँ तक कि मुझे पता था उसने दिखाया था कि कंसोल में दिखाया था कि यू हैव टू फिल दिस, ऐसा मतलब इंडिकेट किया था। तो ये उस लिए काम आता है रिक्वायर्ड। एंड देन टाइम स्टैम्प, मतलब उसके बाद ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग क्लोज करके नए ऑब्जेक्ट के अंदर टाइम स्टैम्प डालेंगे, जो कि हम लोग को टाइम बताएगा कि कब वो ये वाली फील्ड क्रिएट हुई थी, जो कि हम लोग कोई भी अगर फील्ड बनाते हैं। ओके। एंड देन मूविंग ऑन टू, फिर हम लोग इधर एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी, इधर फिर हम लोग एक नए वेरिएबल के अंदर जो कि हम लोग की टेबल है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक, अब ये ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि यहाँ पे हम लोग क्यों उसको वो करते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस स्कीमा, जो कि ये हम लोग ने वेरिएबल नेम लिया था, उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। देन एक्सपोर्ट करने के बाद फिर हम लोग एक कंट्रोलर, एक हम लोग जेएस फाइल बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे एक्चुअली में, जिधर हम लोग जो हम लोग का मॉडल था उसको इंपोर्ट करेंगे पहले। फिर फिर हम लोग इधर, जैसे कि मैंने इधर लिख रखा है कि एसिंक अलाउज द वेब सर्वर टू हैंडल मोर रिक्वेस्ट। तो हम लोग इधर, मैंने एसिंक के बारे में इसलिए लिखा था क्योंकि एसिंक मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, देन एसिंक का मुझे पता चला क्या करता है वो। एंड देन तो एसिंक का ये काम होता है कि एसिंक मतलब हम लोग को पता नहीं होता है कि डेटा, मतलब एसिंक डेटा को मोंगो डीबी में स्टोर कराता है एनोनिमसली, मतलब बहुत सारी जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं वो वेब सर्वर को हैंडल कराने के लिए एसिंक हेल्प करता है। ओके। बेसिकली इसमें डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और तुम क्या कर सकते हो बाद में, एसिंक और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पहले देखना डिफरेंस क्या होता है, तो वहां से तुम्हें मेरे को आइडिया मिल जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत सिंपल सा, ठीक ओके। है, ध्यान से समझना कि जावास्क्रिप्ट जो है ना सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो हर जो भी प्रोजेक्ट होता है ना उसको सिंगली हैंडल करती है, पैरेलल काम नहीं कर सकती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एक टाइम पे एक ही टास्क कर सकती है। अदर लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस ले लो, और भी लैंग्वेज सी शार्प ले लो, ये पैरेलली भी काम कर सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए कि ये पैरेलल काम करे, तो इसमें सबसे बेस्ट यूज हुआ असिंक अवेट का।
तो ये 6 में ऐड किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, जो तुम्हारा सिंक्रोनस कोड होता है, सिंक्रोनस कोड मतलब जो कोड एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता है, ठीक है। और असिंक अवेट अगर तुमने किसी कोड में लगा दिया तो वो क्या करता है कि उस कोड को टाइम लेके अपना सॉल्व करता है और प्रॉमिस रिटर्न करके देता है। प्रॉमिस मीन्स या तो वो कोड आपका फुलफिल होगा या रिजेक्ट होगा या पेंडिंग स्टेट में हो, तो टाइम लेता है। तो वो मेन थ्रेड जो होता है ना उसको ब्लॉक नहीं करता है वो कोड। इवेंट लूप का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर तुम पढ़ोगे नोड का सबसे मेन वही होता है, वहाँ पे वो इवेंट लूप का यूज़ करके माइक्रो टास्क और ये सारा चीज़ें अलग अलग कोड को अलग डिवाइड कर देता है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का इंजन जो होता है, कंपाइलर, कोड को दो टाइप से देखता है कि वो सिंक्रोनस कोड है या असिंक्रोनस कोड है। जो सिंक्रोनस कोड होता है वो लगातार चलता रहता है, लेकिन असंक के लिए उसे टाइम लगता है। अब डीबी में कॉल करना या डीबी से कुछ लेना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर उसमें टाइम लग गया और सिंक्रोनस कोड लंबे टाइम तक रुका रहा तो तुम्हारा जो हमारा जावास्क्रिप्ट है या फाइल है वो तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। सारा टाइम उसी को लगा रहेगा, फिर वो आगे तब बढ़ेगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए असिंक यूज़ करते हैं। या तो वो जो भी असिंक में लिखा कोड है या तो कंप्लीट हो जाएगा तो रिजल्ट दे देगा, अगर फेल हो गया तो दे देगा, और पेंडिंग में है तो भी वो एक रिजल्ट रिस्पॉन्स कर देगा। तो ये आगे का प्रोसेस रुकेगा नहीं, इसीलिए असिंक अवेट का यूज़ किया जाता है। क्योंकि सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है मैंने बताया, तो इसके बारे में आप डीप में पढ़ेंगे। इवेंट लूप कैसे काम करता है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है ये, इसलिए असिंक अवेट यूज़ होता है। तो उसके बाद हम लोग जो डेटा है वो कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो डेटा है वो हम लोग फेच करेंगे, जो कि हम लोग ने मॉडल बनाया था उससे, जिसमें नेम, ईमेल, एज और मैसेज है। उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, उससे हम लोग मतलब जो मेन हम लोग का मॉडल था उससे हम लोग डेटा को रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक नहीं राउट नहीं बना। नहीं नहीं नहीं, वापस मैं बता देता हूँ, आपने गलत बताया। जो ओके। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होता है ये बेसिकली वो होता है जैसे जिस यूआरएल के अंदर जब आप फ्रंट एंड से हिट करते हैं ना तो वो एक यूआरएल हिट होता है, ठीक है। उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, उस यूआरएल के अंदर एक खासियत होती है, उसमें एक बॉडी होता है जिसके अंदर आप डेटा भेज रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उस डेटा को डिस्ट्रक्चर करके, बॉडी में जो भी पड़ा है उसको डिस्ट्रक्चर करके जो आपने फ्रंट एंड से भेजा वो निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यही रिक्वेस्ट जो आर क्यू लिखा है, ये रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से जो डेटा भेजा है वो होती है। ये डीबीसी का डेटा नहीं होता है, ये आपने जो फ्रंट एंड से मारा या रिक्वेस्ट उसमें जो डेटा भेजा है, कि जैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजते हैं ना लॉगिन के टाइम पे, तो वो वाला डेटा होता है लॉगिन और सॉरी ईमेल और पासवर्ड। तो उसको हम आगे फर्दर यूज करना होता है, तो इसके लिए होता है ये रिक्वेस्ट हुआ है। तो ठीक है, दैट्स इट, क्योंकि अभी मुझे इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, तो मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस जो बता रहे हैं उसको समझते जाओ, वो आ जाएगा, कोई बात नहीं। 2-4 बार काम करोगे सब पता चल जाए। हमें भी नहीं आता था, हम भी ऐसे ही सीखे हैं। तो बस मतलब अभी फिर राउटर फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इसी में कंट्रोलर ही अभी तक मुझे ज्यादातर समझ में आया है। अभी सॉरी, मॉडल, कंट्रोलर और राउट थोड़ा सा अभी नहीं। ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, आपने जो भी ऋषभ, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी आपने कोड लिखा है ना, हम्म। जितनी भी फाइलें आपने बैकएंड में रखी हैं और जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, आप पूछते जाओ। या तो बीरो एक्सप्लेन कर देगा या मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो नवनीत कर देगा, ठीक है। तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपका ये प्रेजेंटेशन भी और बेस्ट हो जाएगी। ओके। तो अभी बैकएंड में तो सिर्फ तीन ही चीजें बनाई अभी, जो कल जो भैया ने बताया था। एक तो मॉडल बनाया था, एक कंट्रोलर और एक राउट बनाया था। नहीं, व्यू में, हाँ व्यू में उन्होंने इसमें npm आई किया था,
कुछ इंस्टॉल किया था एंड देन इधर हम लोग के टर्मिनल में भी वही चीज दिखा रहा था सेम। राइट, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है बट वो मैं अभी 2-3 बार और देखना चाह रहा हूँ। मैंने अभी 3 ही बार देखी है, अभी और देखना है मुझे वो वीडियो। हाँ मतलब मैंने 3 चीजें ही ट्राई करी थी, कंट्रोलर, मॉडल और राउट। इस पे भी प्रैक्टिस करी है। ओके। दिख रहा है हमको राउट डॉट पोस्ट पोस्ट क्राउड ऑपरेशन के अंदर आ रहा है ये। अब क्या होता है, राउट में डिफाइन करना पड़ता है पाथ। तुम्हारा पाथ है स्लाइड, जब भी तुम देखे होगे कहीं पर भी स्लैश क्यों डाले जाता है मालूम है? मतलब उसका डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बोल सकते हो, किसी से बोल सकते, कंपोनेंट चेंज हो रहा होता है तो उस टाइम में स्लैश भी डालते हैं सर। तो यहाँ पर स्लैश डाल के जहाँ पर जो मॉडल या जो कंपोनेंट हम लोग को शो करना है वो पाथ डाल रहे हैं। वो पाथ पर जाने के बाद क्या शो करेगा, क्या दिखना चाहिए, तो वो हम लोग का क्या हो गया, न्यू प्रैक्टिस डेटा होगा। तो बेसिकली राउट का स्ट्रक्चर ही यही है, राउट डॉट क्राउड ऑपरेशन। क्राउड ऑपरेशन के अंदर में क्या होता है, गेट पोस्ट डिलीट अपडेट जो भी है वो, उसके बाद पाथ नेम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, सॉरी ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपको पाथ दिया जाता है, जैसे स्लैश, जैसे लॉगिन हुआ तो लॉगिन में हो गया कॉमा। अब उसके बाद ये पाथ पर आया तो नेविगेट कहाँ करना चाहिए, किस पर जाना चाहिए तुम्हारा राउट, क्या मॉडल शो होना चाहिए, वो हम लोग डालते हैं। जैसे इसमें न्यू हमको प्रैक्टिस डेटा पड़ा है। ओके हाँ, तो ये तुम्हारा न्यू प्रैक्टिस का अलग से कंपोनेंट होगा, है मैं राइट? हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ पर तुम शो कर रहे हो, अगर यूआरएल में लोकल होस्ट 3000 जो भी है, जो भी तुम्हारा पोर्ट नंबर है उस पर स्लैश प्रैक्टिस करके आएगा, बंदा आएगा, तो वहां पर तुम सीधा बोल रहे हो कि तुम उसको न्यू प्रैक्टिस मॉडल में जो भी लॉजिक लिखे हो जो कंपोनेंट के अंदर में वो शो कर दो। समझ गए? हाँ हाँ। तो ये यूआरएल डिफाइन करने के लिए होता है राउट बेसिकली। हाँ, ये राउट पर आ गया तो आप ये शो कर दो। स्ट्रक्चर तो हमको लगता है समझ में आ ही जाएगा टाइम हिसाब से, वही है ओके ओके। बेसिक स्ट्रक्चर, यही होता है। नहीं तो हाँ, इसको फर्दर भी कर सकते हैं, अलग से फाइल बना के सिर्फ राउट लिखना है यहाँ पर तुम, वो बात का बात है, वो तुम अभी इतना ही समझो अभी के लिए। ठीक है। कोई क्रॉस क्वेश्चन? नहीं नहीं वो ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार मैं। एक बार हम क्या बोलते हैं, आज तुम क्या करना, जैसे कि पोस्ट, गेट और अपडेट, पुट, ये 5 एक बार राउट बनाओ, ठीक है? ठीक है। जैसे कि तुम ये अभी किस पे काम कर रहे हो तुम, मतलब आई मीन क्या है ये? अपनी अपनी रिपोजिटरी, वो ब्रांच ओके, पे तो अपनी। यूजर आके लॉगिन कर रहा है, लॉगिन के लिए क्या हो गया, पोस्ट। हम्म। अब यूजर अपना डिटेल देख रहा है तो गेट कर सकते हो। अब यूजर अपना डिलीट कर रहा है तो वो ऐसे ही डिफाइन होगा, राउट डॉट गेट लेना है, फेच करना है, तो अब डिलीट करना है, अपना ईमेल आईडी डिलीट करना है, तो उसमें क्या होगा, डिलीट ऑपरेशन होगा। और नहीं तो अपडेट करना है तो वो एक बार ट्राई करना है, खेलना मजा आएगा। ठीक है। ठीक है। अभी मैंने सिर्फ पोस्ट ही ट्राई किया है। ट्राई करो।